सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टीसीएस एनक्यूटी सीरीज। अभी हम इसमें आज हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी सैम्पल पेपर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये पेपर यू विल गेट एग्जैक्टली सेम पैटर्न और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें आपको इजी क्वेश्चंस लग सकते हैं, ये क्वेश्चन इजी हैं और कुछ मॉडरेट होंगे, बट हार्ड लेवल आपके इसमें टीसीएस में नहीं पूछा जाता। तो टीसीएस में हम यहाँ पे हार्ड लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करने वाले। जो अभी पेपर हमारे चल रहे हैं, जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, उसी पैटर्न पे मैंने ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया है, जिसमें से आपको 80 to 90% आपको सेम पेपर देखने को मिलेगा। लाइक कि हाँ, इसी लेवल का पेपर आपको आगे जो होने वाले सेशंस हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। जिसमें कि जैसे कि अभी 20 को एग्जाम है, तो आपका 20 में इस टाइप के पेपर, फिर उसके बाद जैसे जैसे जो भी फेज में एग्जाम होगा, जो भी शिफ्ट में एग्जाम होगा, यू विल गेट सेम टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, पैटर्न आपको सेम मिलेगा, क्वेश्चन भले डिफरेंट हो बट पैटर्न विल बी सेम। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे एप्टीट्यूड के मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रखे हैं। उसके बाद हमने सेम साइज मतलब सेम क्वेश्चंस हमने जैसे 20 मिनट्स आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 25 मिनट्स मैथ्स में। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मिनट्स इन हमने उसमें रखे हैं इंग्लिश में, और 20 क्वेश्चंस और 25 मिनट्स हमने रीजनिंग में रखे हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 हमारा एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद हमारा रीजनिंग, एंड देन वी विल जंप इनटू द इंग्लिश पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको तो दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ और आपके यहाँ पे बेनिफिट के लिए रख रखा है। वो क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट। साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करते जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, तो विल लर्न कॉन्सेप्ट ऑल्सो। कि क्वेश्चन अगर आपने ये पेपर के एक दिन पहले, इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, तब भी आप यहाँ पे अपना प्रिपेयर कर सकते हो। 70 to 80% आप यहाँ से ला सकते हो जस्ट बाय seeing दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ऐसे पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने 100 क्वेश्चंस पढ़े डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के, बट वो टीचर्स में नहीं पूछे गए, तो वो आपके काम का नहीं है। बट आपने एक वीडियो देखी, एक पैटर्न देखा और एक पैटर्न पे ही आ गया, सो 100% एफिशिएंसी होगी। बट एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती, बट यहाँ पे आपको 90 to 80% आप यहाँ पे अपना क्रैक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, नंबर सिस्टम से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12 एंड 15। और एक चीज और, वहाँ पे कैलकुलेटर भी प्रोवाइड होगा आपको टीसीएस एनक्यूटी में। एक साइड में आपको राइट साइड कॉर्नर पे मिल जाएगा, जिसमें आप बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे हम रियल सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कैलकुलेटर का भी अपना यूज कर लेंगे। जहाँ पे भी हमें यूज होगा, साइंटिफिक नहीं बट नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हम अपना यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12 एंड 15। तो सब जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो डिविजिबल करने का, तो सबसे बड़ा नंबर जो दिया हो उसको उठाओ और उसको मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक बाकी के नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने 15 लिया, 15 का टेबल मैंने एक बार पढ़ा, तो ये क्या हुआ 15। क्या 15 12 को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं। एक बार और पढ़ो, 15 इंटू 2, तो दैट विल बी 30। 30 12 को डिवाइड करेगा नहीं, बट अगर हम 15 इंटू 4 करें तो 60। 60 हमारा क्या हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 16। यानी कि हमने बेसिक क्या किया है, एलसीएम लिया है। लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालो 12 एंड 15 का, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर। अ नंबर गिव्स रिमाइंडर व्हेन 3 डिवाइडेड बाय 7। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका क्या करना है, हमें पहले नंबर का 3 का स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 7 करो, दैट विल बी 9/7। एंड इसका हमें अगर डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 आया हमारा रिमाइंडर 2। सिंपल, इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन आया। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे इतना इजी नहीं आएगा, बट ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस मतलब इस टाइप के आए हुए हैं। तो यू जस्ट प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब क्वेश्चन आगे पीछे भी हुआ तो यू विल क्रैक इट आउट। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। अब यहाँ पे देखो 20% इंक्रीज किया, 20% डिक्रीज किया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। यहाँ पे एक्स वाई हमारे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई क्या हो जाएगा, 20 + 20 विच इज 40 प्लस एक्स वाई विच इज 20 हमारा क्या हो जाएगा 400/100। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलर हमारा सॉरी, यहाँ पे हमारा देखो 20% डिक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का रहेगा, ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 400। अब 400 यहाँ पे बचा,
तो यहाँ पे देखो 20 इंक्रीज था, 20 डिक्रीज था, तो 20 का पॉजिटिव वाला और -20 ये मल्टीप्लाई को क्या हो जाएंगे, ये भी हमारा माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जब ये माइनस में चला गया तो इधर इधर कैंसिल आउट हो गए, ये हमारा बचा क्या 4%। अब 4% क्या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इसको जरा सा एनालाइज करो और बताओ 4% डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे हमारा नेगेटिव का क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 4%। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, 4% डिक्रीज। ये देखो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। नेक्स्ट इज 60% ऑफ अ नंबर इज 120, व्हाट इज द 75% ऑफ द नंबर। अगर 60% हमारा नंबर 120 है तो 75 क्या होगा, सिंपल, अगर 60% 120 के बराबर है तो हमें क्या करना है 120 बाई 60 इंटू 75 कर लो, सिंपल, 6 1 6 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 150। प्रॉफिट एंड लॉस से अब देखो, शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट एट 20% प्रॉफिट, इफ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, sold it 10 rupees less, he would have made 25%, what is the cost price। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, सीपी को मान लेते हैं x। तो अगर सीपी हमारे यहाँ पे x हुआ, सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी एट 20% हाइयर, तो वो क्या हो जाएगा 1.2x। ठीक है, क्योंकि 100 में हम क्या करते हैं 20% ऐड कर देते हैं जो भी प्रॉफिट होता है हमारा, तो हम यहाँ पे 1.25 ऑफ सीपी हो जाएगा। न्यू सीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू सीपी विल बी 0.8x यहाँ पे, क्योंकि 20% लेस उसको हमें क्या करना है, बेचना है। और न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1.2x माइनस 10 रुपीज। अब देखो ये हमने सारे डेटा को यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, अब इसका हमें इक्वेशन बनाना है और इसको सॉल्व करना है। अब न्यू सेलिंग प्राइस एट 25% और न्यू सीपी हमें निकालना है, तो न्यू सेलिंग प्राइस एट 25%, ये वाला हमें चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए, और न्यू सीपी हमारा क्या था, न्यू सीपी 0.8x। तो अब इसमें हमें 25% चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन को इक्वेट कर लेंगे, तो 1.2x माइनस 10, उससे पहले एक स्टेप और देख लो, स्किप नहीं करेंगे बिकॉज वी आर जस्ट मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो 1.25x, यहाँ पे जो हमारा x है 1.25, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 25%, तो यहाँ पे हमें 100 में, जैसे हमने 20 ऐड किया था, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 100 में 25, तो 1.25 हो जाएगा इंटू 0.8 x, ये हमारे किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1.25 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1.25x माइनस 10 किसके बराबर होना चाहिए, 1x के बराबर, और यहाँ पे हमारा x किसके बराबर आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 50। हमने x क्या मान के चला था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे सीपी हमें निकालना था, तो सीपी यहाँ पे देखो 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे हमारा 50 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अ मैन बाइज 2 items for 5,000 each, he sells at 20% profit and 20% loss, what is the overall profit or loss। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना होता है, सिंपली हमें जब भी ऐसे 20% प्रॉफिट और 20% लॉस सेम दिया रहता है, तो वी ऑलवेज कंक्लूड कि हमारा इसमें क्या होता है, लॉस होता है, बिकॉज यहाँ पे सेम प्रॉफिट और सेम लॉस, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लेंगे, ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, लॉस इन वन माइनस प्रॉफिट इन अनदर डिवाइडेड बाय टोटल सीपी। सो यहाँ पे टोटल सीपी देखो, यहाँ पे क्या है 5,000 ईच, यहाँ पे दो आइटम्स बाय किए हैं, तो 5,000 इंटू 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 10,000, तो डिनोमिनेटर में हमारा 10,000 आएगा, तो 10,000। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉस इन वन। अब लॉस इन वन का मतलब क्या है कि यहाँ पे 25%,
20% का प्रॉफिट लॉस दोनों हो रहा है। तो 20% ऑफ 5000 क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपीज़ लॉस हो रहा है, इंटू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। सो दैट विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 1000, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ऑप्शन नंबर ए। Next is ratio and proportion. The ratio of two ages is 4:5. The sum of their ages is 45 years. Find the younger person age. So younger person का age हमें निकालना है और sum इनका दिया है 45. So let's assume 4x plus 5x that will be equal to 45. 9x will be equal to 5 and x will be equal to 9x equals to 45, x equals to 5. अब यहाँ पे younger age पूछा है, 4 into क्या कर दो 5, that will be equal to 20 years. Next is if 3a is equals to 4b is equals to 5c, what is the ratio of abc? So 3a 4b 5c को हमें क्या करना है, रेशियो में लिखना है a is to b is to c के। तो सिंपली हमें क्या करना है, 3a 4b 5c को हमें ऐसा लिखना है, ये मल्टीप्लाई कर दे, मतलब डिवाइड कर दे कोई भी एक नंबर को सबसे, तो हम एक क्या करेंगे, फ्रैक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या कह रहा हूँ, जैसे कि अगर 3a 4b को हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। सो कॉमन मल्टीपल देखो ऐसा, या तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पे 3a पकड़ो और 3a से पहला डिवाइड करो, 4b से दूसरा डिवाइड करो, 5c से तीसरा डिवाइड करो, तीनों हो जानी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे देखो 3a, यहाँ पे जैसे हम लेना चाहें तो 3 इंटू 20, 60 लेते हैं नंबर, ठीक है 60 लेते हैं। सो 3 20 60, यानी कि 3 को अगर हम डिवाइड करें 60 से तो दैट विल बी इक्वल टू 20। और 15 है, तो 15 को अगर हम 60 को डिवाइड करें 4 से, दैट विल बी इक्वल टू 15। एंड 5 को करें इससे तो दैट विल बी इक्वल टू 60 divided, that will be equal to 5। 5 को डिवाइड करें अगर हम 60 को, तो दैट विल इक्वल टू 12। तो ये हमारा आ गया ऑप्शन सी। हमने यहाँ पे इसको कर लिया है। कैसे किया, सबसे पहले देखो रेशियो में हमें फॉर्म करना था। सो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमें इसमें क्वेश्चन में दिया रहा है, जैसे कि 3a 4b 5c, तो हमें एक कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेना है। तो 3a इंटू अगर हम 20 करें तो 60 हो जाएगा, इंटू अगर हम 4 इंटू 15 करें तो हमारा क्या हो जाएगा 60, 5 इंटू ये करें तो हमारा 60। अभी ये चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 4b को अगर हम 20 इंटू 60 करें तो क्या डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सबको एक एक करके चेक करना होगा। तो सिंपली ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेस ऑल वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मल्टीपल एंड सिंप्लीफाई। Time and work of A can finish a task in 12 days. B can complete the same task in 16 days. How many days will it take to for both to complete it together? Simply हमें क्या करना है, 1/12 प्लस 1/16 निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, 1/16 लिखना, ठीक। तो 0.0625 और उसके बाद हमें क्या करना है 1/12। अब इसमें ऐड कर दो 0.0625। और वी कैन से कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट में, या तो फिर इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपली हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं खुद से। सो 16 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, 16 प्लस 12 अपॉन 12 इंटू 16, दैट विल बी इक्वल टू आवर 190, ये हो जाएगा हमारा 28 और नीचे आ जाएगा 192। अब हमें ये क्या है, एफिशिएंसी हमें चाहिए, क्या टाइम चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 192 अपॉन 28 दैट विल बी इक्वल टू 6.4। अब इसको डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं। वैसे हमारे इस टाइप में सर आ रहा था, बट हम डायरेक्ट क्या करेंगे 192 अपॉन 28, सो 6.8 आ रहा है, ठीक है। 6.8 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट वाले क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। अ कंपनीज एक्सपेंडिचर इज रिप्रेजेंटेड इन अ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कल होता है हमारा, सैलरीज फॉलो 30%, तो 30% हमारा क्या हो गया सैलरी। रेंट यहाँ पे हमारा क्या हो गया 25%, रेंट को छोटा बनाते हैं 25%।
रॉ मटेरियल्स यहाँ पे हो गए हमारे 20 और मार्केटिंग हो गया हमारे यहाँ पे 15 और मिसलेनियस हमारे हो गए 10। मिसलेनियस यहाँ पे 10% हो गए। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है। सो हमारा एक पर्टिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो। 2 लाख यहाँ पे जो दिया हुआ है, 2 लाख किसके बराबर हो जाएगा, पूरा 1%, ठीक है, 100% की वैल्यू यहाँ पे 2 लाख दी हुई है और 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। ठीक, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 जीरो हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2,000। अब यहाँ पे पूछा क्या है, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल यहाँ पे कितना है 20%, तो 20 इंटू 2,000 कर दो। 2,000 जैसे ही करोगे 40,000 विल बी आवर आंसर, सिंपल, और कुछ नहीं करना होता इसमें, ठीक है। और देखो इन अ पाई चार्ट शोइंग, यहाँ पे क्या हो गया डिग्री। अब डिग्री वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इन अ पाई चार्ट शोइंग द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट 90%, 60%, 45%। अब इसमें देखो टोटल हमारे कितने एक सर्कल में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। और यहाँ पे देखो डिग्री कितने है, 90, 60, 45 और प्रोडक्ट डी हमारा रिमेनिंग है। तो 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 45 195, 195 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। बचा क्या यहाँ पे हमारा, बचेगा कितना 5 और यहाँ पे बचेगा हमारा 6 और यहाँ पे 1, 165 यहाँ पे बचा। अब 165 का हमें परसेंटेज निकालना है, इसको आप मेरे को कमेंट करके बताना। और चलो निकाल ही देते हैं। तो 165 क्या करना, 165 अपॉन 360 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे सो 2 5 जा 2 18 जा और 165 अपॉन 18 कर देते हैं यहाँ से। सो 165 इंटू 5 अपॉन 18। सो यहाँ पे 45 करके आ रहा है, तो 45 वी डोंट हैव 45, यहाँ पे एक हटा के यहाँ पे 45% लिख लो। दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, इसमें ऑप्शन गलत है, ये मत देखना कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मतलब आंसर करने का तरीका गलत है। ऑप्शंस गलत है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। दैट्स व्हाई वीडियो इज इंपॉर्टेंट टू वॉच, बिकॉज इफ आई जस्ट प्रोवाइड द पीडीएफ तो आप परेशान रहोगे कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सो मिस प्रिंटिंग है तो कुछ कुछ, तो उसको यहाँ पे मैं करेक्ट करते जा रहा हूँ। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो। A company's revenue distribution is showing in a pie chart। ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, यू विल कमेंट डाउन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, टोटल रेवेन्यू हमारा किसके बराबर है, 12 लाख के, और 12 लाख के बराबर यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है पाई चार्ट में। ओके, और पाई चार्ट पता है आपको, डिग्री इसमें होते हैं कितने, 360। अब 360 डिग्री होते हैं, एक डिग्री किसके बराबर होगा, एक डिग्री विल बी इक्वल टू 12,000, 12 लाख अपॉन 360। पूछा किसका है, वेस्ट रीजन का, इनटू वेस्ट रीजन यहाँ पे कहाँ पे है, 90 डिग्री। 90 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर। कैलकुलेटर से करना, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट में आंसर आएगा, बट लास्ट में आएगा होल्ड पूरा, मतलब ओवरऑल एक राउंड ऑफ नंबर आएगा, ठीक है, तो उसको घबराना नहीं कि पॉइंट में आ गया। हाई स्कूल्स एक्सपेंस आर डिस्प्लेड इन अ पाई चार्ट, ये भी हमारा पाई चार्ट पे बेस्ड है। इट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। पाई चार्ट जो अभी तक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इमेजिन करके, यहाँ पे मैंने पूरा एक पाई चार्ट इसमें डाल दिया। सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन रहेगा। रॉयल्टी यहाँ पे देखो दे रखा है, प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखा है, प्रमोशनल कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब कुछ परसेंटेज में दिया है। टोटल यहाँ पे 100% होते हैं। और अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, इफ आर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 as printing cost, then what will be the amount of royalty to be paid for the books। अब यहाँ पे देखो पब्लिशर हैज टू पे 30,600। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि वो जो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट के परसेंटेज है वो किसके बराबर कह रहा है, कर लो, कह रहा है कि 30,600 के बराबर कर लो। तो चलो देखते हैं पब्लिशर का क्या यहाँ पे रोल है, कितना परसेंट है वो। तो पब्लिशर यहाँ पे देखते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट। ओके, सो पब्लिशर का प्रिंटिंग कॉस्ट 20%। सो अगर हम इसको 20% से डिवाइड करें तो 20% इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 1560। अब 1560 उसका पूछ क्या रहा है, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी यहाँ पे क्या है 15%, तो 1560 इंटू 15 करो, यू विल गेट योर आंसर। तो 1560 इंटू 15, सो 20,000, 23,000। आई गेस कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, फिर से देखते हैं। डिवीजन में आई गेस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 30,600
डिवाइडेड बाय 20, हाँ 1530 होगा, इंटू करेंगे 15, so 229950, option number C is the correct option. Next is, what is the royalty, what is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on royalty. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपली हमें डिग्री निकालनी है, परसेंटेज हम निकालते थे, अब हमें यहाँ पे डिग्री निकालनी है. सो वी ऑल नो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें पता है कि सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर और इनक्योर्ड. तो टोटल यहाँ पे देखो, टोटल ये हमारा किसके बराबर है, 100% के. ओके, और हमारा डिग्री किसके बराबर होता है, 360 पाई चार्ट का. तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल कर दें तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हमारा 3.6 डिग्री के बराबर हो जाएगा. पूछा किसका है, इसका पूछा इसने है हमारा रॉयल्टी का. ओके, सो रॉयल्टी यहाँ पे कितना है हमारा, 15%. वही पूछा है ना रॉयल्टी, तो 15 इंटू 3.6 कर देंगे, करके देखते हैं क्या होता है. सो 15 इंटू 3.6, 54 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे 54 डिग्री आर करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से आपको पाई चार्ट वाले क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन था और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है. द प्राइस ऑफ द बुक मार्क 20% अबव द कॉस्ट प्राइस is rupees 180. What is the cost price of the paper used in a single copy of the book? पेपर यूज में सिंगल, देखो इसको कैसे करना है. द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20%, तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 अपॉन कॉस्ट प्राइस. कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है उसका 100 प्लस जो भी इंक्रीज हुआ है अपॉन 100. तो एक बार इसको ये फॉर्मूला ट्राई करके देखते हैं. तो 120, 100 में 20 प्लस करेंगे, 120 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू CP. ठीक है, ये वाला करेक्ट फॉर्मूला होगा, इसको जरा सा ध्यान में रखना. अब इसको यहाँ पे हमें सॉल्व करना है. तो 120 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस यहाँ पे क्या दे रखा है, 180 माइनस 180. सो इसको जब सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 12 इंटू 18. 12 18 कितना होगा, जस्ट कैलकुलेटर उठाओ, 12 इंटू 18 और दैट विल बी इक्वल टू 216. 216 माइनस 180 एंड दैट विल बी इक्वल टू 36. 36 आर करेक्ट आंसर. सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को अपना टैकल करना है. और नेक्स्ट इज, रॉयल्टी ऑन बुक्स इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय. हमें परसेंटेज बताना है किसका, रॉयल्टी ऑन बुक्स, रॉयल्टी और प्रिंटिंग कॉस्ट के बीच का हमें परसेंटेज लेस, कितना लेस है उसका हमें परसेंटेज, दोनों को माइनस करना. ये रॉयल्टी और प्रिंटिंग को दोनों को माइनस करके आपको यहाँ पे आंसर निकालना है. अब देखो बार ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो बार ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपली देखो एक बार दिया हुआ है, बार ग्राफ कितना है, B1 से लेके B6 और दो 2000 और 2001 क्या है हमारा ईयर है. और ये हमारे सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये हमारा B1 B2 ये सब हमारे क्या है, ब्रांचेस हैं. और 2000 हमारा ब्लू से और 2001 हमारा रेड से. ये सारे डेटा आपको रिमेम्बर रखना है. अब क्वेश्चन को पढ़ना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ द ब्रांच B4 फॉर द बोथ ईयर्स. सो हमें B2 और B4 का हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स का रेशियो. सो B2 में क्या हो जाएगा, 75 प्लस 65, 75 प्लस 65 अपॉन B4 का हमारे क्या हो जाएगा, 85 प्लस 95. इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 5 5 10 और 6 6 12 13 और एक 14, 140 अपॉन 5 5 10 और 1 कैरी 5 8 13 और एक 1, ये हमारा 95 है आई गेस, राइट. 85 प्लस 95, हाँ. तो 5 5 10 और ये हमारा 10 18. ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 जार 2 9 जार 7:9. सो 7:9 विल बी आवर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी. इस तरीके से आपको बाकी के सॉल्व करने हैं और यू विल गुड टू गो. इसका आप मेरे को आंसर कमेंट में कर देना. तो इसमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर द ईयर्स
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ ब्रांच B3, यानी B6 और B3 के बीच में हमें परसेंटेज बताना है कि कितना हमारा सेल्स हुआ है। ठीक है, तो निकाल लोगे आई गेस। नाउ रीजनिंग सेक्शन हमारा यहाँ पे आता है 20 क्वेश्चंस 25 मिनट्स। ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो क्या करना है, अ फादर ए इज अ फादर ऑफ बी। सबसे पहले हमें क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है। तो ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए इज द फादर ऑफ बी। अब बी का यहाँ पे देखो जेंडर हमको नहीं पता है कि ये मेल है या हमारा फीमेल है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी इज द सिस्टर ऑफ ए, यानी कि सी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो ये हमारी सिस्टर हो गई। टी इज द मदर ऑफ सी, टी हमारी क्या है यहाँ पे, मदर ऑफ सी है, तो यानी कि इनके ये दो बेटे हैं विच इज ए एंड सी। हाउ बी रिलेटेड टू डी, अब बी यहाँ पे डी से कैसे रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है, ये इनका बेटा है और इनका बेटा या बेटी बी है। सो या तो ये हमारा ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ विल बी करेक्ट। बट यहाँ पे अगर हमें ऑप्शन में ये दिया रखा होता ए इज द फादर ऑफ बी, एक और स्टेटमेंट दिया होता बी इज द मेल और फीमेल, ऐसा कुछ हमें हिंट दिया होता, तो वी कैन जस्ट से ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन, बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो अगर यहाँ पे हमारा होता कान डिटरमाइन, तो हम उसको टिक करके आते हैं। अगर यहाँ पे मेल फीमेल नहीं दिया, कान डिटरमाइन, बट फॉर द अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन जस्ट टेक आउट एक दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक करके आओ, आपको नंबर मिल जाएगा। बट अगर कान डिटरमाइन आ रहा है तो उसको पक्का टिक करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया और आपको ग्रैंडसन दिख रहा है या ग्रैंड डॉटर दिख रहा है तो आप टिक करके ही आओ। अगर जेंडर नहीं पता तो वी कांट से कि वहाँ पे वो ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। नेक्स्ट इज pointing to a woman, Rahul said, she is the only daughter of my father's only daughter. So सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, pointing to a woman। ठीक, तो एक woman ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, now राहुल said she is the only daughter of my father। यहाँ पे अगर राहुल है, ठीक, इसके यहाँ पे फादर होंगे और यहाँ पे क्या है, डॉटर्स, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर्स डॉटर, तो यहाँ पे फादर्स डॉटर यहाँ पे आ गई। और ये फादर्स डॉटर यानी कि ये इसकी क्या हुई, बहन हुई, राहुल की बहन हो गई ये, और इनकी डॉटर ये हो गई। सो योर सिस्टर्स डॉटर आपकी क्या लगी, नीस लगी, तो यहाँ पे नीस आंसर आएगा, ना कि कजन, सिस्टर, मदर, डॉटर। तो इसमें भी हमारा नीस ऑप्शन होगा, तो उसको टिक करना, और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग। इन अ सर्टेन कोड एप्पल इज रिटन एज ELPPA। सबसे पहले क्या करो, एप्पल देखो, एप्पल यहाँ पे APPPPLE सिंपली रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो रहा है। ऑरेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, EGN ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन लैंग्वेज बुक इज कोडेड एट CPLL देन पेन इज कोडेड एट, सो देखो BCOP और KL। ठीक है, और पेन देखो सिंपल क्या हो रहा है, एक एक शिफ्ट हो रहा है, बट यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, CPPL होना चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे कोडिंग भी गलत दे रखी है, तो इसको ध्यान में रखना। एक एक शिफ्ट करेंगे इसको, सो P के बाद Q आएगा, E के बाद F आएगा, N के बाद O आएगा, तो QFO। नेक्स्ट इज सिलोगिज्म which is statement based question, so all cats are dogs, so that's it's cats। ये हमारे क्या है, सारे डॉग्स हैं, यहाँ पे हम रखेंगे डॉग्स। सम डॉग्स आर रैट्स, तो यहाँ पे सम डॉग्स आर रैट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन क्या रखा है, सम कैट्स आर रैट्स, सो सम कैट्स आर रैट्स, तो ये यहाँ पे कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, तो वी कांट से कि सम रैट्स आर कैट्स, ये हमारे यहाँ पे नहीं फॉलो करेगा। ऑल रैट्स आर कैट्स, ऑल रैट्स आर कैट्स, ये तो बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है, सम नहीं है तो ऑल कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ पे बोथ, नीदर फॉलो, नीदर फॉलो। नेक्स्ट इज डायरेक्शन टेस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे विच इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नाउ अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, सो 10 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, 10 किलोमीटर नॉर्थ, एक मिनट अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, ताकि समझ में आए। 10 मीटर वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, सो 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन।
देन टर्न्स राइट। अब इसका राइट यहाँ पे क्या होगा, इधर। तो ये 5 मीटर किस डायरेक्शन में गया है, राइट, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। देन अगेन ही टर्न्स राइट। अब यहाँ से इसका राइट राइट इधर होगा, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट राइट। साउथ की डायरेक्शन में इसका राइट होगा और नॉर्थ की डायरेक्शन में इसका लेफ्ट होगा। यहाँ पे साउथ की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका 10 मीटर इसने और चला। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अब स्टार्टिंग पॉइंट में वो कहाँ पे था, यहाँ पर था। ओके, और फेस उसका किस साइड था, नॉर्थ की साइड में। अभी वो किस साइड में है, वो इस साइड है, उसका इसका फेस किस साइड है, साउथ डायरेक्शन में। सो वी विल टेक साउथ। बट अगर हम उसमें पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है तो उस डायरेक्शन के हिसाब से ये किस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, हमें फेस नहीं बताना था। फेस अगर बताना था किस डायरेक्शन में किया हुआ है तो साउथ का ऑप्शन यहाँ पे आता है। बट यहाँ पे पूछा गया है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका किस डायरेक्शन में था, यहाँ पे था। ठीक, तो इसके इसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे विच इज ईस्ट डायरेक्शन। अब अ मैन इज फेसिंग साउथ, ये आप उससे करोगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, डिग्री। अब क्लॉक वाइज मैं बता देता हूँ, क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेना है, बाकी यहाँ पे आप कर लोगे। नंबर सीरीज, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब ऐसे में क्या करना है, हमें सिंपली पहले डिफरेंस लो। देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10, इसका डिफरेंस 12। तो यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस 10 विच इज 30। नेक्स्ट इज व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज। अब 3 का यहाँ पे माइनस करो 5, 5 को माइनस करो 8 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, नहीं 7, 7, 7 और 15 को 24 माइनस 15 विच इज 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। सो 35 प्लस 11 विच इज 46। यही होगा ना, देखो 24 6, हाँ 46 इज द करेक्ट ऑप्शन। सीटिंग अरेंजमेंट, अब देखो 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो। A is sitting left to B but right of C. So A यहाँ पे क्या बैठा है, A यहाँ पे बैठा हुआ है। A is sitting left of B, यानी कि B के लेफ्ट में बट C के राइट में, यानी कि C इधर आएगा। नेक्स्ट is D is the extreme right, तो D यहाँ पे आ गया और बचा कौन, A। बचा यहाँ पे A B C D E, बचा E यहाँ पे आ जाएगा। अब who is sitting at the extreme left, तो E हमारा extreme left which is ऑप्शन नंबर D। अब यहाँ पे यूज क्या हो गया, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाली। ऑड मैन आउट, यहाँ पे क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट, एप्पल बनाना मैंगो कैरेट। तो देखो ये हमारा ट्री के ऊपर होता है, ये भी ट्री के ऊपर निकलता है, ये भी हमारा ट्री होता है। कैरेट हमारा जमीन के अंदर निकलता है। एक तो हमारा इस तरीके से ऑड मैन आउट हो सकता था, दूसरा हमारा फ्रूट वर्सेस वेजिटेबल। सारे फ्रूट्स हैं और कैरेट हमारा किस में आता है, वेजिटेबल में आता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है सारे स्क्वायर हैं, बचा कौन सा 210, तो यहाँ पे 210 हमारा ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेटा सफिशिएंसी। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर ये पता चल गया, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4 ये पता चल गया। तो अब देखो क्या हम स्टेटमेंट 1 या 2 या दोनों से पता लगा सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो कोई भी यहाँ पे डेटा सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमें मल्टीपल ऑफ 4 दिया है, ना कि ये दिया गया कि एक्स इज एडिशन ऑफ 4 या सब्सट्रैक्शन ऑफ 4। वो भी दिया होता तब भी हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पे एक्स का कोई पर्टिकुलर नंबर दिया होता एंड देन इट सेट की मल्टीपल ऑफ 4, फिर वहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते थे कि हाँ हम दोनों को यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीपल यहाँ पे 16 भी हो सकता है, 4 का मल्टीपल 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे नीदर इज इनसफिशिएंट, नीदर इज सफिशिएंट। ये डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज एनालॉजीज, शू इज लेदर एस शर्ट इज टू, यानी कि अगर शू हमारा लेदर से बनता है तो शर्ट हमारा किससे बनेगा, कॉटन से। अब देखो इसका मुझे पता है 5 डॉट्स। अब 5 डॉट्स का अपोजिट क्या आएगा, आई एम श्योर कि यहाँ पे आपने अभी तक इफ़ यू फॉलोड आवर वीडियोस एंड चैनल्स तो यहाँ पे आप बता सकते हो तुरंत विद इन 3 to 4 सेकेंड। यहाँ पे 5 के अपोजिट हमारा 3 आएगा। बट कैसे, तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं होता इसमें, हमें एक अपोजिट फाइंड करना होता है, मतलब कि एक एक गैप पे। तो एक के अपोजिट में कौन होगा, 4 हो जाएगा। 2 के अपोजिट में कौन हमारा हो जाएगा, 2 के अपोजिट में हमारा 6 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट में हमारा 5 हो जाएगा। बस हमें इतना सा ड्रॉ करना होता है और यहाँ पे यू आर गुड टू गो, जिसका भी अपोजिट पूछे आप बता देना। नेक्स्ट इज चूज द बॉक्स सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म
फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। अब इसमें भी आप क्या करो, सिंपली वही वाला लॉजिक लगाओ। इसके अपोजिट एक एक गैप पे देखो, डॉट के अपोजिट में क्या हो जाएगा, दिस वन। ओके, और इसके अपोजिट में ये हो जाएगा, बचा कौन, प्लस और ये। तो जिसका जिसका यहाँ पे अपोजिट आपको मिल गया है, सिंपली आप उसको यहाँ पे फाइंड करते जाना। वो दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डॉट और एक ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। दैट विल बी आर करेक्ट। ठीक, तो एक बार ये खुद से चेक करना। और यहाँ पे पूछा गया है चूज द बॉक्स सिमिलर टू द बॉक्स फाउंड फ्रॉम द शीट, तो वन ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या है, चूज द रिजेंबल अनफोल्डेड फिगर फ्रॉम द सेट। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेपर लिया है। पेपर को हमने यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, तो पेपर हमारा कुछ ऐसे बन गया। ठीक, इस टाइप के। अब यहाँ पे दो सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो हमारा इसमें दो सर्कल अगर हमने कट किया तो उसको जब अनफोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो हमने पेपर को फोल्ड किया, यहाँ पे दो आ जाएंगे कट्स, यहाँ पे दो कट्स आ जाएंगे। मतलब कि अब पेपर में होल करोगे तो एक दो दो होल हो जाएंगे ना। अब इसको ओपन करोगे एक इधर एक इधर, तो सिंपली बस यहाँ पे ये करना है। तो जब यहाँ पे ओपन करोगे तो एक यहाँ पे बनकर आएगा, एक यहाँ पे बनकर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन। So choose a figure which would most resemble the unfolded form of figure. So देखो इसको यहाँ पे हमने फोल्ड किया, इसको यहाँ पे हमने फोल्ड किया, तो यहाँ पे देखो अब फिश है। अब यहाँ पे अगर हम कट कट करेंगे तो देखो चार हमारे यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन आ जाएंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो इसका फेस, इसका जब हम ओपन करेंगे तो ये फेस उस साइड चला जाएगा, एक फेस इस साइड और एक फेस उस साइड। सो ये वाला इसका अपोजिट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अब फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स। अब हमें बताना है कि ये किस में इम्बेडेड है। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें, सो वी कैन से दैट यहाँ पे ये, फिर ऐसे और एक ये और एक ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नाउ फाइंड आउट द अल्टरनेटिव ऑफ द फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। सो यहाँ पे देखो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन विच इज लाइक दिस। यहाँ पे ये एम्बेडेड है इस पर्टिकुलर फिगर में। Now we are ended our section second. Now it is our third section which is verbal ability. तो verbal ability हमारा इसमें आपको exact questions मिलेंगे which is from sentence completion, sentence arrangement, synonyms and many more. ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, द मैनेजर वॉज नॉट ओनली स्ट्रिक्ट बट ऑल्सो इम्पार्शियल होगा। ठीक है, बिकॉज लीनियंट हो नहीं सकता, केयरलेस नहीं होगा, डिसऑनेस्ट नहीं होगा, ये हमारा हो गया इम्पार्शियल। द साइंटिस्ट लेटेस्ट इन्वेंशन वॉज ट्रूली। अब इनसिग्निफिकेंट तो हो नहीं सकता, इन्वेंशन है, ग्राउंड ब्रेकिंग ही होगा। और इसके अगर ऑप्शन आता है, अदर ऑप्शन क्या होगा, अनइम्प्रेसिव, आउटडेटेड। तो ये सारे ऑप्शन नेगेटिव में जा रहे हैं। हमें सेंटेंस का थीम भी समझना है, पॉजिटिव वे में है। सो वी विल ऑलवेज टेक पॉजिटिव ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डिस्पाइट हिज इंजरीज द एथलीट शोड ग्रेट। अब यहाँ पे कावर्डाइस की नहीं होगा, इंड्योरेंस, वीकनेस, फैटीग। यहाँ पे इंड्योरेंस होगा। सिनोनिम्स, नाउ सिनोनिम्स इज चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड ऑफ कैंडिड। कैंडिड मीन्स फ्रैंक। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ओमिनियस, so it is threatening. Choose the word opposite to the meaning of benevolent, so the correct option will be, they will tell me the answers. ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में मेरे को कमेंट कर देना। चूज द वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग ल्यूसिड। ल्यूसिड का अपोजिट, अच्छा अपोजिट बताना है ना। ल्यूसिड का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ल्यूसिड का अपोजिट यहाँ पे कंफ्यूजन। नेक्स्ट इज सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट द एरर। सो यहाँ पे देखो क्या, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। ईच ऑफ द स्टूडेंट वर गिवन अ सर्टिफिकेट फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे देखो
ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑलरेडी हाईलाइटेड है, वर नहीं वॉज होगा, ईच ऑफ द वॉज गिवन, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने बता दिया कि क्या है हमारे काउंटेबल हैं, मतलब ज़्यादा है, और यहाँ पे वॉज यूज होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, शी डज नॉट लाइक टू वॉच हॉरर मूवीज एट नाइट। सो यहाँ पे देखो, शी डज नॉट लाइक टू वॉच हॉरर मूवीज एट नाइट, विच इज लाइक्स नहीं होगा, विच इज बिकॉज ये हमारा क्या किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे हमने डज ऑलरेडी यूज किया, तो डज के साथ एस नहीं लगता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट विच इज पैरा जम्बल्ड होगा, आपको उसमें अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर तो यहाँ पे आपको दे रखा हूँ तो यहाँ पे सिंपली क्या करो, पहले आर या पी से स्टार्ट कर लो। अ बैंक वॉज रॉब्ड लास्ट नाइट, और पी से क्या है, द पुलिस रीच्ड द सीन इन टाइम। तो यहाँ पे देखो, पी से तो नहीं स्टार्ट होगा, ये आर से स्टार्ट होगा, बिकॉज पहले रॉब होगा देन पुलिस विल कम, ठीक है। तो पी से स्टार्ट, आर से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा पी आएगा। पी के बाद हमारा देखते हैं, द रॉबर्ट्स हैज ऑलरेडी फ्लीड, हाउएवर एन इन्वेस्टिगेशन वाज लॉन्च्ड इमीडिएटली। सो यहाँ पे हमारा अगर जब फ्ली कर जाएंगे तो हमारा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होगा, तो ऐसा हमारा लास्ट में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, एक बार रीड आउट करके देखते हैं ये ए और बी दोनों। सो अ बैंक वाज रॉब्ड लास्ट नाइट, द पुलिस रीच्ड द सीन इन टाइम, however an investigation was launched immediately, the robbers had already fled. So option number A will be correct option. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने ऑलरेडी करा दिया है, इसमें हमने आई हैव कवर्ड इन रिवीजन, रिवीजन में भी हमने कवर किया है, और फुल फ्लेज वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन में, विच इज ऑलरेडी रीच्ड 5000 व्यूज, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। तो वो वाले वीडियो, और या तो आप वन शॉर्ट वीडियो जो कि रिवीजन वीडियो है, दोनों मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करा दिया। यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई विल जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग द पेपर एज मच एज क्विक एज पॉसिबल, ठीक है। सो 11th वाला इसमें क्या आ जाएगा, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। तो द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील, अब इसको हमें क्या करना है, पास में चेंज करना है। तो यहाँ पे बाय पहले आना चाहिए, तो देखो बाय बाय सब में लगा हुआ है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, द शेफ प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड अब यहाँ पे प्रिपेयर्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। Convert into active voice, a new bridge is built by the government. So the government built a new bridge. So the government builds a new bridge. Option number, the government is building a new bridge. तो is being है ना, तो यहाँ पे is हो जाएगा, the government is building. Okay. Direct and indirect में convert into indirect speech. So you can try this out और मेरे को comment कर देना इसका आंसर। नेक्स्ट इज इडियम एंड फ्रेजेस, चूज द मीनिंग ऑफ द, ये जितना आप रीड आउट करोगे उतना अच्छा है, तो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड पीडीएफ, वहाँ पे आप जितना रीड करो उसको उतना अच्छा यू विल सॉल्व इट आउट। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, बाइट द बुलेट, तो जैसा कि यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव टाइप का है, बट यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, if you talk about most into endure painful situation bravely. Okay, choose the meaning of idiom hit the nail on the head. So hit the nail on the head will be to be exactly right. क्लॉज टेस्ट में क्या होता है, हमें फिल द ब्लैंक्स सिंपली फिल करने होते हैं। आपको 2-3 वर्ड का पैराग्राफ दिया रहेगा, सॉरी 2-3 लाइन का पैराग्राफ, उसको आपको फिल आउट करना होगा। उसमें 2 ऑप्शन होंगे आपके, दो, एक में 2 आपको फिल करने होंगे। ही वॉज, यहाँ पे मैंने एक ही दे रखा है, तो ही वॉज सो इन स्टडीज दैट ही डिड नॉट हिज फ्रेंड इज लिविंग। सो इंगेज्ड होगा, ठीक है, इंगेज्ड होगा, और engrossed होगा, डिस्ट्रैक्टेड और बोर्ड। डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकता, बोर्ड नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी इधर ऑप्शन ए और बी। ठीक, तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ही वॉज सो engrossed in his studies, तो engrossed होगा, engaged होगा, तो आई विल go with engrossed. The company has decided to regarding employee benefits. So the company has decided to इंट्रोड्यूस होगा, ओके, रिमूव नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। एंड दिस इज द आंसर की यू विल फाइंड आउट फॉर द वर्बल एबिलिटी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे आंसर की भी यहाँ पे अपलोड कर दिया था, तो यू विल जस्ट चेक इट आउट। अब यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है कैसे सॉल्व करना है। नाउ यू जस्ट हैव टू रीड इट आउट अगेन एंड अगेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है।
तो व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ गिग कंपनी फॉर वर्कर्स। अब यहाँ पे हायर सैलरी, इंक्रीज जॉब, इंक्रीज इंस्टेबिलिटी, मोर बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट रीड द कॉम्प्रिहेंशन थॉरली। ठीक है, अब देखो इसको आप रीड करना। सबसे पहले यहाँ पे रीड करना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। अब रियल वर्ड कर, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका हमें करना क्या है, सिंपली आप क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद एक बार थॉरली क्या करना, रीड कर लेना पैसेज को। देन आपको मिल जाएगा एक कीवर्ड, जैसे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ गिग। जहाँ भी आपको ये कीवर्ड मिले पैराग्राफ में, जस्ट ऊपर नीचे दो बार पढ़ना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, दो ऑप्शन है, दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। Next is real world conversation based on questions. So we have to solve real based question also. ये question, दो question आए थे इसमें हमारे NQT में. So I have introduced these two questions. So यहाँ पे करना क्या है, you need politely decline an invitation to colleagues party because you have prior commitments. What would you say? So I can't come. I am busy. Sorry, I am really wanted to come, but I have another commitment that day. Hope you have a great time. So option number B is the correct. Formal way में बोलना है, you are asking your younger manager for deadline extension on a project due to unexpected workload. How would you phrase your request? So अब हमें क्या करना है, मैनेजर से रिक्वेस्ट करना है, तो रिक्वेस्ट करना है, so would it be possible to extend the deadline slightly? I want to ensure that quality of my work. I need more time, so I want to submit it by the deadline. Can you extend the deadline? I can't finish it on time. I will submit it late anyway, so please adjust the deadline. So option C is the correct, because यहाँ पे सबसे formal way में बोला गया है, would will be the most polite way to ask or to ensure कि हमें कुछ यहाँ पे हमें सहूलियत मिले. So would it be best option in all the above option present. ठीक है, so that's how you have to solve TCS and QT paper. ठीक है, I hope I did my best. So thanks for watching this, and if you didn't subscribe, do subscribe and share.